बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 10 मार्च साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम आलमीन का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर। बेशक बेशक। खबरें दादाजी। ले भी बचा यार, हुकूमत ने 28 मार्च तक 15 दिन के लिए स्कूल बंद करने का फैसला किया। 15 मार्च से जो शुरू होगा ना हफ्ता, उस हफ्ते को 15 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं पंजाब के 9 अजला के अंदर। सरमा खुल गए, होटल खुल गए। अजला सुन कौन कौन? जी जी बताइए। फैसलाबाद, ठीक है, गुजरावाला, ठीक है, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी, सियालकोट। पंजाब सारे बंद हो गया? नहीं, ये इजला है ना। ठीक है। अब मसला ये है, इजला में अर्ज कर रहा हूं, मसला ये है कि इंसिडेंटली ये वो इजला है, ठीक है, जिसमें मुझे पता था ये हर चीज में बदनीयत ही है दादाजी। इंसिडेंटली, ठीक है। बस पता नहीं ये क्या सूरत हाल है, लेकिन मतलब कि जैसे ही अपोजिशन जो है वो किसी ना किसी तहरीक का, एहतजाज का ऐलान करती है तो कोरोना निकल आना साढ़े मुल्क से, ठीक है जी। अब बात आगे नहीं बढ़ानी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो तालीम के साथ जो सलूक हो रहा है नाज़रीन कराम, वो इम्तियाजी महसूस हो रहा है कि वो इम्तियाजी सलूक है। दूसरी बात, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो महज़ब होने का दावा करते हैं, मिसाल के तौर पे अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, आप वहाँ पे जितनी भी दौलत ले जाना वो आंखें बंद कर लेते हैं कि ले आए जितनी दौलत। ऑस्ट्रेलिया के जजीरा आपके इल्म में है ही है। अब FBI ने क्या हरकत फरमाई है कि एक कंपनी है पेयोनियर, जिससे पेमेंटें पाकिस्तान में हो जाते हैं, या IT वाले बच्चे जितना काम करते हैं। पेयोनियर है, और ये मतलब कि आप समझने के पेपॉल की तरह की। जी जी, पेपॉल की तरह के, इसी तरह पेपॉल के पायनियर स्पेलिंग है इसके, लेकिन आई की जगह के ऊपर उन्होंने वाई लिखा हुआ, ठीक है। इसे ये पेयोनियर कहता है, मैं पायनियर ही कहता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके जरिए बाहर से हमारे बच्चे जो छोटे छोटे काम करते हैं, और लिखा हुआ है कि इस बच्चे ने ये काम किया, ये सर्विस फराहम की, इसके इवज हम इसको ये रकम भिजवा रहे हैं। जी, ऐसे ही ठीक है। तो FBR के लाल बुजक्कड़ साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि ये 75,000 लोगों को, 75,000 लोग, मैं खबर पढ़ चुका हूं, 75,000 लोगों को एक साल में 60 अरब रुपए आया है, और इन्होंने इस पर कोई टैक्स नहीं दिया। आग लग गई अगर मुल्क में 60 अरब रुपए आ गया कि हमारा हिस्सा बीच में से किधर है। मैं तो फिर ये 60 अरब नहीं दिया, 60 अरब, 75,000 लोगों को 60 अरब रुपए आना कोई बड़ी बात नहीं है। पीनट्स है ये। आग क्यों लग गई है? तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपका कानून ये कहता है कि बाहर से आने वाले पैसा अगर 1 करोड़ रुपए का फिगर क्रॉस नहीं करता, किसी एक फर्द का 1 करोड़ का फिगर क्रॉस नहीं करता, तो उसको सोर्स नहीं पूछा जाएगा। पता नहीं इसमें तरमीम हो गई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आखिरी दमों तक यही कानून था। तो 1 करोड़, तो इनमें से 75,000 लोगों को अगर 60 अरब रुपए आया है तो 1 करोड़ तो ना बना, नहीं बना, फिर तो 75,000 करोड़ बनाना, ठीक है ना। तो इसलिए किसी ने लाख बेचारे ने ले लिया होगा, किसी ने 2 लाख मंगवा लिया होगा, किसी ने 10 लाख मंगवा लिया होगा। यार शर्म करो यार FBR वालों, ठीक है। आपको तो शर्म का कहते हुए भी शर्म आती है यार। मेरा सवाल फिर वही है, तकलीफ क्या शुरू हो गई? सारे यूथी हो गए हो, सारे PTI के हो गए हो यार। क्या मसला क्या है? इशू क्या है? पैसा आ रहा है और लिमिट के मुताबिक आ रहा है जी, इन्होंने टैक्स नहीं दिया। जब उनका सोर्स लिखा IT एग्जम्प्टेड है, IT पे तो टैक्स ही नहीं है। IT टैक्स से वैसे ही एग्जम्प्टेड है। दूसरा, 1 करोड़ की लिमिट तक एग्जम्पशन है, किसी को भी आप ले ले, मैं ले लूं, मियां मनशा ले ले, ठीक है, अली तब्बा साहब ले ले, जो मर्जी ले ले, 1 करोड़ तक तो आप पूछ ही नहीं सकते। ये भला क्या है जी? कार्रवाई डालने की कोशिश है, कारकर्दगी डालने की कोशिश है। आपने WWE का रॉयल रंबल देखा है? नहीं।
ठीक है। रॉयल रंबल होता है, उसमें रिंग के अंदर ना एक एक करके 30 पहलवानों ने एंटर होना होता है। अच्छा, वो जो जिसको बाहर फेंक दे, जिसको बाहर फेंक दे वो आउट हो जाता है। हाँ, वो रॉयल रंबल जो है, ठीक है। रॉयल रंबल के अंदर ना जब पहलवान की एंट्री होती है ना, तो वो आते ही ना अपनी आमद रजिस्टर करवाता है। एनु मार, ओ का 2-4 नु बार सुट, ये वो, ठीक है ना। ये बेसिकली पता किया जाए कि ये साहब जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, ये रॉयल रंबल के अंदर नई एंट्री तो नहीं है। आप मेरी बात लिख लीजिए, ये नई एंट्री होगी। ये रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाए, वो तो अपनी एंट्री रजिस्टर करवा गया। मैं बड़ा काम किया था हुकूमत वाले। ये मैं कई ऐसे दर्जनों ऐसे ब्यूरोक्रेट को, एफबीआर के ब्यूरोक्रेट को, हमारा तो वास्ता ही उनसे रहा। 30 साल से अब ये देख रहे हैं, हमारा वास्ता ही उनसे रहा है। उनके पास आप बैठ जाए ना, तो वो यहां से शुरू होगा, मैंने इतने करोड़ का केस पकड़ा, मैंने इतने अरब का केस पकड़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे करने कुछ नहीं दिया गया। हाँ, उसके पास 2 जवाजें होती हैं। अफसर वेख गए, उन्होंने केस दबा दिया, अदालतों ने स्टे दे दिया। यहाँ की अदालतों को आग लगा देनी चाहिए। मामा जी तेरा केस इतना स्ट्रांग होता, मैंने वैसे आज तक किसी को कहा नहीं है, तेरा केस अगर इतना स्ट्रांग होता तो टेकअप होता, अदालत ना मानती तेरा केस। ठीक है ना, तू केस लेके गया था ना कि मैं ये स्मगलिंग कार है, ठीक है। और एक अदालत नहीं मानी थी, दूसरी ना मानती, तीसरी नहीं मानती, पहली तो तेरे अफसर के पास अपील आई थी ना, पायलट कोर्ट के पास। तेरे इमीडिएट बॉस ने नहीं माना, तेरे इमीडिएट बॉस ने नहीं माना, फिर अदालत ने नहीं माना, ठीक है ना। हद है वैसे यार। कौन पाकिस्तान दुश्मनी कर रहा है? नहीं, ये बीमार जहनियत की, बीमार और शिकस्त खुर्दा जहनियत के ये लोग होते हैं। माजरत के साथ जी, अगर कोई किसी को ये बुरा लगे, लेकिन मैं कम से कम दर्जनों ऐसी कहानियां सुन चुका हूं और इन लोगों के साथ बैठ के इस नतीजे पे पहुंचा हूं, उम्र के इस हालत के अंदर ये बेसिकली बीमार और खुद शिकस्तगी का शिकार लोग होते हैं, और उनके पास जिंदगी में कुछ बताने के लिए, अपनी सेलिब्रेशन करने के लिए या अपनी कोई अचीवमेंट बताने के लिए कुछ नहीं होता। फिर उनके पास ऐसी कहानियां होती हैं, ठीक है। पहले इस हवाले से बदनाम हमारे यहाँ इस हवाले से भला कौन सी कम्युनिटी है जी? शिकारी कम्युनिटी। शिकार पुराने जमानों में हमारे बचपन के अंदर लोग शिकार खेलने जाया करते थे और फिर आगे शिकार की कहानियां सुनाते थे, जिनमें 99.999% झूठ होता था, ठीक है। मैं वहां पे बैठ गया, मैंने देखा सारा, इधर से मैं आया, उधर से शेर आया, हमने एक दूसरे को देखा, शेर ने मुझे देखा, मैंने शेर को देखा। बीच में कहता सांप भी डालते हैं कि मुझे 2 तरफा मसाइल का सामना था, ठीक है। ये जो इस तरह की कहानियां सुनाया करते थे ना, ये साल में एक आध चक्कर जो था वो गांव का या देहात का या इधर थार का या इस इलाके में जो जंगलात होते थे ना उनका लगाया करते थे। हमारे हिस्से में ये कहानियां सुनाने वाले बाबे जो है वो क़याम पाकिस्तान से पहले के थे, वेरीफाई भी नहीं हो सकता था सोर्स। तो वो बीकानेर के जंगलात की और सुंदरबन के जंगलात की कहानियां सुनाया करते थे। सुंदर का जंगल तो बंगाल में है ना? सुंदरबन का जंगल बंगाल में है, हाँ, ठीक है। वैसे आजकल भला कहानियां कौन सुनाता है? गीला तीतर नहीं, जी न्यूज़। एक बात आजकल वो कहानियां वो सुनाते हैं यार, हद है वैसे। ये कहानियां सुन सुन के हम बड़े हुए और हमने सोचना कि यार या तो ये बंदा कोई माफूकल फितरत चीज है, कोई अल्लाह का खास उतारा हुआ बंदा है, ठीक है, या वहां पे जो शेर था ना वो गैरत से महरूम है। वो लफ्ज में कहना नहीं चाह रहा, समझ आप गए वैसे। वो कोई इंतहाई शेर था वो। एक क्लोजिंग सेंटेंस में देना चाह रहा हूं, आपने फरमाया कि 1 करोड़ की लिमिट और आरटी पे टैक्स नहीं है। दादाजी और वो 60 अरब की करप्शन फाड़ के बह गई कवानीन के, और ये इस मौजूदा हुकूमत में जितने भी करप्शन के इल्जाम लगते सारे इसी नौइयत के। दादाजी एक बात बताइए, कवानीन के होते हुए भी महफूज नहीं है हम? मुझे दुख इस बात का है कि ये कहानी जो है वो खलीक कियानी ने छापी है, उसने भी छापी है। हाँ, ये आप तो दूसरे अखबार से पढ़ रहे हैं ना जी, ये मैं खोल ली हुई थी मैंने। ये खलीक कियानी ने भी कहानी छाप दी। खलीक कियानी तेरे से ये तवक्को नहीं थी वैसे यार। अब उम्र के जिस हिस्से में आप और मैं पहुंच गए हैं, अब हमें इस तरह के लोगों को शट अप कॉल देनी चाहिए यार, ठीक है। लेकिन अप्रिशिएट करूंगा मैं। क्यों? कहानी जो हमने सुनाई है ना, विक गए, सारे विक गए। मैंने तो करप्शन का मेगा स्कैंडल पकड़ लिया था। सारे विक गए, बहुत आला था जी। ये मेगा स्कैंडल पकड़ के बैठा जिसको मेरे जैसा एक नॉन टेक्निकल आदमी जो है, जिसका टैक्स से कोई लेना देना ही नहीं, टैक्स कवानीन से, ठीक है। मैं तो सुनी सुनाई बात आप तक पहुंचाता हूं ना, जो यहाँ पे छप जाती है वो आप तक पहुंचाता हूं। मैंने एब्रप्टली कह दिया, मैंने कहा यार ये क्या 2 नंबरी का आ रहा है, ये क्या फ्रॉड कर रहा है। 75,000 लोगों को 60 अरब रुपया आया। यानी बेसिकली क्या है की है भला जी, पानी डाले साढ़े नाल आके मुक्कण। यही इशू है ना कि साढ़ा हिस्सा किधर है।
एक बात और पायनियर वाले क्या करते हैं, वो अमेरिका से रकम वसूल करते हैं, दुबई में आते हैं और दुबई से आगे इनके बैंक अकाउंट में डलवा देते हैं। यस, ठीक है, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुई है तो बैंकों ने अपने चार्जेस काट लिए होंगे ना, होंगे नहीं, काट लिए, ठीक है ना। मेरे साथ बैठ जाए। देखिए दादाजी, एक एसीसी का बच्चा मेरे पास है, कहता है मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, आप मेरी फीस पे कर दे, मैं आपको कैश अदायगी कर दूंगा। मैंने कहा कर ले मेरा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल। दादाजी 129 पाउंड दिए, मेरी स्टेटमेंट पे वाजे लिखा हुआ है, मुझे 235 रुपए का पाउंड पड़ा। किस ओपन मार्केट में, किस इंटरबैंक मार्केट में 235 रुपए का रेट है पाउंड का? पाउंड का रेट 220 रुपए, 218 रुपए चल रहा है। बाकी के पैसे किधर गए? टैक्स कट गया, फेडरल एक्साइज ड्यूटी कटी, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्जेस कटे। ये कहते हैं अभी भी टैक्स नहीं देते, और मतलब क्या गर्दन काटनी है? कितना टैक्स लेना है? ठीक होगा, गुस्सा ही बढ़ा था दादाजी, ये जहालत है। हाँ, वो सामईन इकराम, वो हुकूमत ने फिर काबीना की मंजूरी के साथ 1 मिलियन पाउंड जो है वो पाकिस्तान की बरतानवी एम्बेसी के अकाउंट में मुंतकिल किए, उस अकाउंट में जो कि जब्त हो सकता है, और ब्रॉडशीट ने वो जब्त करवा लिए। यार ये चोर ते कुत्ती रले हुए ने। यस, यानी कि वो 28 लाख डॉलर जो थे वो दे के 29 लाख डॉलर दे के दिल नहीं भरा। अब 1 मिलियन पाउंड, 10 लाख पाउंड, 10 लाख पाउंड मजीद ट्रांसफर किए, उन्होंने फिर जब्त करवा के निकलवा लिए। यार ये सीधी सीधी 2 नंबरी डकैती हो रही है यार इस मुल्क के अंदर, और बाकी कभी ना इन्वॉल्व है इस 2 नंबरी के अंदर। यार अगर हो गया है तो उससे बैठ के तय उसका, और आपको पता है उसका मीटर डाउन है, रोजाना के 5000 पाउंड इस कौम को थूक लग रही है। और अजमत सईद कहता नहीं मैं केस 22 मार्च को मैं डिसाइड करूंगा, मैं 22 मार्च को, यानी 22 मार्च तक इसने रकम पूरी करनी है। किसी की कोई अमाउंट किसी के साथ मुकी होगी तो 5000 पाउंड रोजाना लगता जाएगा, तो 1 लाख 2 लाख पाउंड और ऐड हो जाएंगे उसके अंदर। ये है ना भैया, फौरी तौर पे उसको एंगेज करके उसके साथ वहीं पे मीटर तो उसका बंद करें ना यार, इमरजेंसी नाफिज करें। रोजाना 5000 पाउंड ठुकी जा रहा है, 5000 पाउंड के 5000 डॉलर इस कौम को ठुकी जा रहा है, और वो चुप करके रिपोर्ट बना रहे हैं। मेरे सेक्रेटरी भी चाहिए मुझे एक, और मुझे फोटोकॉपियर भी चाहिए। यार अजीब अंधी मची हुई है इस मुल्क के अंदर, और कोई बात करने को तैयार नहीं है। भैया आप इन्वेस्टिगेट अपने घर में करना है ना तो करते रहिएगा। ओ यार ये मीटर तो बंद कराए ना। 5000 डॉलर या 5000 पाउंड रोजाना की ठुक रही है, और हफ्ते के 7 दिन होते हैं, 7 के 7 दिन ठुकती है, वीकेंड का नागा नहीं होता। यार अब क्या करें, हम सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं और कोई इस पे बोलता भी नहीं है। हैरत है। और काबीना ने क्या लूट मचाई हुई है। हर चौथे दिन 1 मिलियन पाउंड उस एम्बेसी के अकाउंट में ट्रांसफर करें जिसको सफारती इस्तिस्ना हासिल नहीं है, वो भेज दें। चिट्टे दिन दीदा दलेरी से अन्ने वाह सामने नजर आ रही है, लुटमार हो रही है यार। फिर जब्त करवा देता है 1 मिलियन पाउंड। जिस दिन हमारा पिछला प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग थी उस दिन ये हुआ था, हम खबर देख नहीं पाए थे। मैं कहा जरा रोना रो दिया जाए, आपको निशानदेही कर दी जाए। अब आ जाए जी काबीना का कल का इजलास, परसों का इजलास जो हुआ है उसके अंदर जी उन्होंने मुख्तलिफ कवानीन की मंजूरी दी है, जिसके तहत हुकूमत जो है वो 140 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाने जा रही है। मैं नहीं कह रहा, शहबाज राणा की छपी हुई खबर है। यूं बजट के अंदर टैक्सों का जो हुजम है उस वो 1400 अरब रुपए पे चला जाएगा। मैं 1150 का फिगर बोल के गया था पिछले प्रोग्राम के अंदर, कहता नहीं 140 मजीद कर दिया है, 100 मजीद कर दिया है। तो यूं अगले बजट में आप पे और मुझ पे जो टैक्स ठुकने जा रहे हैं वो 1400 अरब रुपया, 1400 अरब रुपए के नए टैक्स लगने जा रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? IMF को हमने लिख के दिया है कि हम इस तरह करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इस काबीना के इजलास की सदारत जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद फरमा रहे थे, क्योंकि जिन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट हासिल है। सादक और अमीन सर्टिफाइड नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, 21वीं सदी के सादक और अमीन। ठीक, और आगे आ जाए। किसी जमाने के अंदर ना जी 20वीं सदी के बाद दुनिया खत्म हो जाने की साजिश थ्योरी बड़ी चला बड़े चलिए करते थे, बिल्कुल बड़ी सुनी मैंने 20वीं सदी। हाँ जी
یار یہ سازشی تھیوریاں ہر زمانے میں اپنی ہوتی ہیں. پھر یہ بھی آیا دنیا 2021 کے اندر ختم ہو جائے. نہیں اس سے پہلے 20ویں صدی کی بات ہوئی. جب 20ویں صدی عیسوی ختم ہو گئی اور نہیں دنیا تباہ, انہوں نے کہا نہیں وہ ہجری 20ویں صدی کی بات کر رہے ہیں, ابھی تو 14ویں چل رہی ہے, 600 سال ابھی اور ہیں. میں کہا شکر ہے میں تو ایکسٹینشن میں لگئی. نہیں 15ویں چل رہی ہے, 15ویں چل رہی ہے, 500 سال ہے نا. تو میں کہا چلے ہمیں تو استثناء حاصل ہو گیا, ہم تو اس وقت تک بھگت گئے, ہم تو دنیا دیکھ لیں. شکر ہے یار انہوں نے رائت دے دی ہے سازشی تھیوری نہ دیتے آپ کیا کر لیتے. یعنی کہ گٹی والا کہتا دنیا پرسوں تباہ ہو جانی ہے لیکن میرا چینل سبسکرائب ضرور کر دیں. حد ہے یار, تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز, تازہ ترین ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی ملے اور دنیا نہیں رہے گی. دنیا پرسوں ختم ہو جا رہی ہے. دادا جی بہت ہی اعلیٰ, انجوائے کیا کریں ان کی باتوں کو, ان کی حماقتوں کو, ان کی بونگیوں کو. اچھا وہ جو کابینہ کا اجلاس یار آج کے پروگرام میں مکا کے اٹھنا ہے, ٹائم کم رہ گیا. اس کابینہ کے اجلاس کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خود مختار بنانے کے لیے قوانین کی منظوری دی گئی. اس قوانین کے تحت گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ 5 سال کے لیے تقرر ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ جو مانیٹری پالیسی بورڈ ہے اس کو ڈیزالو کر دیا جائے گا, اس کے جگہ پہ ایک اور بورڈ آئے گا, اور وہ بورڈ اختیار کا انتخاب کرنے کا اختیار وہ گورنر اسٹیٹ بینک کے پاس ہوگا. ٹھیک ہے, مزہ ہے, بادشاہ کی جاگیری ہو گئی. نہیں, اور اگر وہ بورڈ جو ہے وہ یہ اصرار کرے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کو اگلے 5 سال کے لیے بھی رہنا چاہیے تو گورنر اسٹیٹ بینک رہے گا. ٹھیک ہے, یہ واردات رضا باکر نے ڈالی ہے بنیادی طور پہ, چونکہ پلاننگ موجودہ سیٹ اپ کی 10 سال کی ہے نا. جی تو وہ کہتے ہیں کہ 10 سال کے بعد بھی ہمارا جو ہے نا گورنر اسٹیٹ بینک اوپر بیٹھا رہے, سمجھا کریں نا آپ, بڑا قابل اسٹیٹ ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ماں نے کوئی جمع ہی نہیں اس قابل. ٹھیک ہے, بنجر زمین. اور اگر وہ اگلی بات, گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے اگر وہ نہیں ہوگا تو اس کا لایا ہوا ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایکٹنگ گورنر اسٹیٹ بینک بنے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, سبھی ہم یعنی کہ فورسیبل فیوچر کے لیے. اور گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ جاتے جاتے ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کو ایز اے گورنر اسٹیٹ بینک بھی نامزد کر سکتا ہے. یعنی وہ اور اس کا خاندان آئندہ 25-30 سال کے لیے گورنر اسٹیٹ بینک کے اوپر مسلط ہو گئے. اور یہ قوانین وفاقی کابینہ نے اپروول کر دیے ہیں. 5 کے اندر کہ ہماری کس کور میں یہ قوانین اپروو کروائے گئے ہیں. اسٹیٹ بینک کہتا ہے اٹانومی, اسٹیٹ بینک کی IMF کہتا ہے اسٹیٹ بینک کو اٹانومس کریں. اس کور کے اندر یہ اپنے جو ہیں اگلا عرصہ جو ہے وہ سکیور کر رہے ہیں جناب رضا باکر صاحب, اور اس کی اپروول وفاقی کابینہ نے دے دی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ قانون انہوں نے کب پاس کروانا ہے بھلا, میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلی بات جانے سے پہلے نہیں, یہ فنانس ایکٹ کے ساتھ انہوں نے ایسے کر کے نہیں, بجٹ کی بات کر رہے ہیں, بجٹ فنانس ایکٹ کے تحت اپروو کروا لینا. ایک ہوتی ہے سادہ بنانا ریپبلک, ایک وہ کیلا جو ہے پلپلا نہیں ہو جاتا, ہاں چتری والا, ایک ہوتی ہے پیلے کیلے والی بنانا ریپبلک, ایک ہوتا ہے چتری والا کیلا. اور دادا جی اس میں سے وہ رس اس کا جو ہے نا چھلکا پھاڑ کے باہر آ رہا ہوتا ہے, وہ خراب نہیں ہوتا, تھوڑا کام خراب. دادا جی یہ وہ بنانا ریپبلک ہے. اسٹیٹ بینک بھی ہمارا, گورنر بھی ہمارا, ڈپٹی گورنر بھی ہمارا, سارا ہمارا, اور آئندہ فورسیبل فیوچر کے لیے ہمارا. یہ بیسیکلی جس طرح مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, میں کل ایک اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں کر پایا, اپنا ویلاگ بھی نہیں کر پایا. آپ کو پتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں جن کی آبادی کروڑوں میں ہے, چھوٹے ملک وہی ہے نا, لیکن 8-10 کروڑ ہے, انہوں نے کیا کیا, ہر ملک کے اندر لیبارٹری ہوتی ہے ایک ان کی نیشنل, جیسے ہمارے یہاں NIH کی لیبارٹری ہے, PCSIR کی تو دوسری سائڈ پہ رہتی ہے, لیکن ہیلتھ کی NIH ہے, اس کی لیبارٹریز بڑی اسٹرانگ ہے. آج بھی آپ دنیا کے اندر ریکگنائز لیب ہیں ویسے. ٹھیک ہے, انڈیا نے کیا کیا ہے, اس نے فارمولا اور فرینچائز رائٹ لیے اور ویکسین مقامی سطح پہ بنانی شروع کر دی. ریسرچ ان کی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے یہ ڈیولپ کر لی ہے, تجربہ ہو گیا, لے آؤ سامنے دے دو. انہوں نے ان سے فارمولا لیا, رائٹس لیے اور بنانی شروع کر دی, اور ان کو تقریباً مفت پڑ رہی. کیوں بلا, ویکسین کی انڈر مائنس ٹیمپریچر اصل میں ٹرانسپورٹیشن کی اصل کاسٹ ہے نا, ویکسین کی کاسٹ تو بہت کم ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اسی طرح پاکستان کے اندر NIH تھی اور وہ یہ ویکسین بنا سکتی تھی اور ہے, لیکن نہیں بنائی.
क्यों बोला? क्यों? एक मेजर जनरल साहब फतह कर चुके हुए ना उसको, अच्छा, वो ऊपर मुसल्लत है, तो उनकी माशाल्लाह मैं कुछ और कुछ लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा सर, ठीक है, कर दे। नहीं वैसे भी मकामी तौर पे तैयार हो जाती, चंद हजार चंद लाख रुपए में बन जाती, ठीक है ना, बाहर से आएगी, अरबों की आएगी, फिर अरबों में करोड़ों। अरब में पसंद ही बहुत है। हाँ, अरब बहुत पसंद है। बेबे को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। चलो जी, पहली खबर भुगत गई जे। वैक्सीन हमने इसलिए नहीं बनाई जी, ठीक है, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का, बस। यार वो खबर तो पूरी पढ़ लेंगे। अच्छा, वो पूरी नहीं हुई? नहीं, इसको बस मुकम्मल करके वाइंड अप, इसको खबर को मुकम्मल। एक तो ये हो गया जी, दूसरा ये है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी नामजदगी कैसी होगी, उसका अप्रूवल दे दी गई है। अच्छा जी, ठीक है। उस नामजदगी के अंदर ये है कि जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उसमें मेजॉरिटी लोग जो होंगे वो प्राइवेट सेक्टर से लिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और फिर वो लोग जो हैं वो उसका सीईओ या एमडी अपॉइंट करेंगे। मैं समझता हूं इससे बड़ा फ्लॉड और फ्रॉड कोई नहीं है। रियासत ने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को आपस में कंपीट करवाना होता है, प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ नहीं देना होता। हमने ये इस चीज के बानी जो हैं वो जनाब नवाज शरीफ साहब हैं। हमने उस वक्त भी इसकी तनकीद की थी और मार भी खाई थी, ठीक है। और इसकी हमने कहा था कि ये आप ज्यादती कर रहे हैं। आप प्राइवेट सेक्टर को वहीं पर खड़ा रहने दें, पब्लिक सेक्टर को कहें ऊपर आए, और करप्ट जो हैं ब्यूरोक्रेट उनको हटाएं वहां से, ठीक है ना। बोर्ड के अंदर जो आपने करप्ट रिटायर्ड सरकारी ब्यूरोक्रेट भरे हुए हैं उनको वहां से हटाएं। और क्या सरकार के अंदर ऑनरेबल ऑनेस्ट टेक्नोक्रेट नहीं होते? सरकार के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन वो आते नहीं है इस तरफ, ठीक है ना। मुझे याद है पुराने वक्तों के अंदर अगरचे लोगों की बड़ी चापलूसियां होती थी, लेकिन जो कॉम्पिटेंट बंदा होता था उसको लोग घर से जाके लेके आया करते थे, मना के लाते थे। सीएम लतीफ साहब जो हैं वो महमूद भट्ट साहब को ग्वाल मंडी से मनाने के लिए आए थे कि यार गलती हो गई, माफी दे दे, आ जा तू, ठीक है। माफी मांग के लेके गए थे। ऐसे ही वो सीएम लतीफ नहीं बना था जी, ठीक है, सही है। की ख्याल। तो भाईजान यहां पे क्या है, यहां पे चापलूस लोग होते हैं, वारदाती होते हैं, वो आगे आगे होते हैं, पार्टियों में भी आगे आगे होते हैं, और इन बोर्ड्स के ऊपर आ जाते हैं। वो आके अपने या अपने मालकान के या अपने मुकर्रर करने वाले लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। लिहाजा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज के बोर्ड्स के ऊपर प्राइवेट सेक्टर के बंदे नहीं होने चाहिए मेजोरिटी के अंदर, उनके पास डिसीजन पावर नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, वो अपने मफादात देखेंगे। पाकिस्तान स्टील के मिल के बोर्ड के अंदर दोस्त स्टील का या आयशा स्टील का आप बंदा बैठा देंगे जो आपने बैठाना है, तो वो पाकिस्तान स्टील मिल को तो नहीं चलने देगा ना सारी उम्र, ठीक है ना। ऐसा ही है। तो इसलिए ये एक फॉल्टी पॉलिसी है मेरी राय में। मुझे किसी दोस्त हमारे लिसनर की तरफ से फरमाइश भी आई थी कि इस पे भी तबसरा फरमाइएगा, तो वो हमने तबसरा अर्ज कर दिया। टाइम बहुत ऊपर हो गया। ले सामीन इकराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।